मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का क्रिस्टल विभाजन किस प्रकार होता है। इससे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी फील्ड का क्रिस्टल फील्ड का स्प्लिटिंग, डी कक्षकों का स्प्लिटिंग किस प्रकार होता है वो अपन पढ़ चुके। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चतुष्फलकीय संकुलों में डी क्रिस्टल फील्ड विभाजन, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये एक एज्यूम करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी कि क्यूब है। इस चित्र में आप देखें, ये जो ब्राउन कलर से अपन प्रदर्शित कर रहे हैं, ये वाली ये संकुल एक घन की अवस्था में अपन ने माना है कि एक घन है, एक क्यूब है। इस क्यूब में एक ये डॉटेड लाइन से अपन ने प्रदर्शित किया है, ये कोई चतुष्फलक है, वो रखा हुआ है। अपन ने एज्यूम किया एक घन है और उस घन में एक चतुष्फलक रखा हुआ है। किस प्रकार से रखा हुआ है कि चतुष्फलक के चार कोने क्यूब के चार अल्टरनेट कोनों पे टिके हुए हैं। ये देखो, ये एक कोना चतुष्फलक का घन के एक कोने पे रखा हुआ है, ये खाली है। अल्टरनेट का मतलब एकांतर कोनों पर स्थित है। ये दूसरा चतुष्फलक का कोना घन के कोने पे है, ये तीसरा चतुष्फलक का कोना घन के कोने पे है और ये खाली है, तो ये एकांतर हो गया, अल्टरनेट हो गया। इसी प्रकार इस कोने से देखें तो ये कोने पे है और ये कोना बीच में खाली है, इधर ये कोना खाली है। तो चार कोनों पे इस प्रकार से चतुष्फलक टिका हुआ है घन के अंदर कि उस चतुष्फलक के चार किनारे घन के एकांतर चार कोनों पर स्थित है। और इन कोनों पर ये देखो, अपन ने क्या प्रदर्शित किया है, माइनस से। ये लिगेंड है, एल लिखा हुआ है, एल एल एल। इन चार कोनों पर एक एक लिगेंड, मतलब चार लिगेंड स्थित है। मध्य में बात करें तो मध्य में धातु आयन है, ये धातु आयन है। और ये घन और ये लिगेंड जो है वो जहां घन पे रखा हुआ है, उस घन से अपन ने एक्स, वाई और जेड तीन कार्तीय निर्देशांक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये अपन ने प्रदर्शित किए। एम ये धातु इन बंधों के द्वारा लिगेंड से जुड़ी हुई है, ऑरेंज का लाइन से अपन ने प्रदर्शित किया है। अब ये धातु जब घन में रखी हुई है और ये लिगेंड इसके नजदीक लाए जाएंगे, तो उस अवस्था में जो ई कक्षक हैं या T2 कक्षक हैं, ये कक्षक किस ई कक्षक और ये लिगेंड आमने सामने नहीं आएंगे, एक सीध में नहीं आएंगे। ये लिगेंड जो एम धातु आयन से बंध बनाने के लिए नजदीक लाएंगे, तो ये लिगेंड ई कक्षक और टी कक्षक की सीध में नहीं आएंगे, बल्कि एक एंगल बनाएंगे। ई कक्षक
केंद्रीय धातु और लिगेंड, इनके मध्य जो कोण बनेगा, सीध में नहीं है तो कोई तो कोण बनेगा, जो कोण बनेगा वो बनेगा 54 डिग्री 44 मिनट, 54 मिनट 54 डिग्री 44 मिनट का। इसी प्रकार जो T2 कक्षक हैं और E कक्षक के हैं, T2 कक्षक क्या है अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल फील्ड में भी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेंगे। T2 कक्षक केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, इनके बीच में बनने वाला कोण ई कक्षक वाले या पहले बने कोण की तुलना में कम होगा और ये होगा 35 डिग्री 16 मिनट का। फिर सुन ले इसे, जब धातु लिगेंड के नजदीक, धातु और लिगेंड में बंध बनाने के लिए लिगेंड को धातु के नजदीक लाया जाता है, इस घन जो अपन ने घन माना है इस घन के नजदीक लाया जाएगा, तो ई कक्षक और T2 कक्षक इस लिगेंड के सीध में नहीं होंगे बल्कि कुछ कोण बनाएंगे। ई कक्षक धातु, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड, इनके मध्य बनने वाला कोण 54 डिग्री 44 मिनट्स का होगा, जबकि T2 कक्षक केंद्रीय आयन और लिगेंड के मध्य बनने वाला कोण 35 मिनट्स 16 सेकंड का होगा। 5 प्रकार के अपन ने डी कक्षक पढ़े, उनमें से विभाजन होगा, कुछ ई कक्षक बनेंगे और कुछ T2 कक्षक बनेंगे। अभी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कौन से ई कक्षक बनेंगे, कौन से T2 बनेंगे। चतुष्फलकीय संरचना या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कोई सममित केंद्र नहीं होता। जब सममित केंद्र नहीं होता तो ऑक्टाहेड्रल संकुलों की तरह इनमें अपन किसी प्रकार का पादांक, पादांक का मतलब सबस्क्रिप्ट, जी का उपयोग नहीं करते। इसमें केवल ई और T2 ही लिखा जाता है। तो ये आपकी संरचना है, ये एक्स वाई जेड अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रदर्शित किए। अब अपन इसका आगे देखते हैं। ई कक्षक है और T2 कक्षक है, उनमें क्रिस्टल फील्ड का विभाजन किस प्रकार हो रहा है। जब डी कक्षक मेटल के नजदीक पहुंचते हैं, केंद्रीय धातु आयन के नजदीक पहुंचते हैं, तो उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। T2 कक्षक जो हैं वो लिगेंड के सबसे नजदीक होते हैं और ई कक्षक लिगेंड के दूर होते हैं। T2 कक्षक कौन कौन से हैं? DXY, DYZ और DXZ। ये 3 कक्षक हैं जो लिगेंड के नजदीक होते हैं और इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अपन कहेंगे टेट्राहेड्रल संकुलों में T2 कक्षकों की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार ई कक्षक कौन कौन से? DX² और DZ²। ये दो कक्षक लिगेंड से दूर होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा का मान कम हो जाता है, कम एक्साइटेड होते हैं। ये अपन डायग्राम बनाए तो ये जब धातु से दूर हैं डी कक्षक, तो सबकी एनर्जी लेवल लगभग बराबर है। ये अपन ने एक ही रंग से प्रदर्शित कर दिए। जब मेटल आयन के नजदीक आए, इनका ऊर्जा स्तर बढ़ गया, तो ये 3 कक्षक ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा स्तर अधिक होगा और ये 2 कक्षक ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा स्तर कम होगा। तो इनमें अपन ने थोड़ा रंग विभेद कर दिया,
कि इनको तीन रंगों को अलग रंग से प्रदर्शित किया, जो आपको ध्यान रहे कि dx, dy और dxz ये कक्षक, तीन कक्षक ऐसे हैं जो उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएंगे। ये क्रिस्टल फील्ड विभाजन हुआ। ये तीन कक्षक जो नजदीक है लिगेंड की, उनका ऊर्जा स्तर बढ़ गया, ये उच्च ऊर्जा स्तर पे आ गए, थोड़ा सा उच्च ऊर्जा स्तर। ये दो ई कक्षक जिनका ऊर्जा स्तर जिनका लिगेंड से दूरी होने के कारण कम एक्साइट होंगे, वो यहां आ गए, उनका ऊर्जा स्तर कम हो गया। तो ये T2 कक्षक, ये ई कक्षक। आप देखें ऑक्टाहेड्रल में जो पोजीशन थी उसके ठीक रिवर्स है। ऑक्टाहेड्रल में दो कक्षक ई कक्षक यहां बने थे जिनका ऊर्जा स्तर अधिक था। ये जो dz², dx2y2 ऑर्बिटल, ये जो डी कक्षक हैं, इनका ऊर्जा स्तर ऑक्टाहेड्रल में अधिक था और इन T2 कक्षकों का कम था। अपन ने ऑक्टाहेड्रल में इन्हें EG कहा था और इन्हें T2G कहा था, तो G तो लगेगा ही नहीं अब टेट्राहेड्रल में। लेकिन स्प्लिटिंग जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो गई है। dz² dx2y2 ये जो कक्षक है ये डबली डीजनरेट है और ये ट्रिपली डीजनरेट है। द्विसंभ्रश और त्रिसंभ्रश, इस रूप में ये कक्षक विभाजित होते हैं। अब अपन बात करें इलेक्ट्रॉनों के विभाजन हो गया, उसके पश्चात ई कक्षकों में धातु आयन के इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश के समय, जब धातु कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उस समय ये डी कक्षक या ई कक्षक ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और T2 कक्षक ये वाले ये ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। अब ध्यान देना, यहां पर डिफरेंस है इनमें। इन तीन कक्षकों का मान जो है +4 के बराबर है और इसका मान जो है वो -6 के बराबर है ऊर्जा उत्सर्जन का। सपोज करो एक कक्षक इनमें से खाली रह गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले में भरे जाएंगे। एक कक्षक खाली रह गया तो उतना ऊर्जा का मान इनके डिफरेंस 0 होना चाहिए, बल्कि माइनस का बढ़ जाएगा। मतलब ये तो मान लो पर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मान लो 12 है और ये 8 है, तो 4 का डिफरेंस हो गया, 4 माइनस की साइड हो गया, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ये जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है ये इसका चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए क्रिस्टल फील्ड विभाजन स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्थायित्व ऊर्जा कहलाती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, इसी को कहते हैं चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र का स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड का स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसके साथ आपका एक टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन आगे करेंगे चतुष्फलकीय और ऑक्टाहेड्रल और अष्टफलकीय यौगिकों में कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, या उन क्रिस्टल फील्ड में और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या अंतर है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो आपको वीडियो भेजे जा रहे हैं या PDF भेजी जा रही है, इन्हें आप संभाल के रखें। कोरोना काल है, पता नहीं आपको क्या किताबें मिले क्या नहीं मिले। सरकार ने व्यवस्था की है कि आप तक पढ़ाई का मटेरियल पहुंचे, तो जो
वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं, इन वीडियोस को आप लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो भी मैटर भेजा जाए कॉलेज की तरफ से, हमारी तरफ से बना के, वो आपको समय पे मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अपने डिवाइस में संभाल के रख लें। ठीक है, थैंक यू।